अब अगर मैं जिस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अब हवा आपको चलती हुई दिख रही है, भीड़ की संख्या बढ़ रही है बीजेपी की रैलियों में, लोग बात करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत अक्सर हमेशा ऐसा होता है जब कोई पार्टी इस तरह से हवा में आती हुई दिखती है तो उसका, लेकिन बीजेपी के लिए नॉर्थ बंगाल 2018 और 19 में काफ़ी बड़ा एक बेस बन चुका था, वहाँ का काफ़ी ग्राउंड बन चुका था। तो ये भी है कि वो आज सड़क पर निकल आए हैं, चूँकि पूरी लड़ाई अब साउथ बंगाल की तरफ शिफ्ट होगी, जहाँ ममता बनर्जी को लगता है कि वो उनका गढ़ है और वो आसानी से वहाँ हिला देंगी, बीजेपी को जमने नहीं देंगी। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी, ममता बनर्जी जिस तरह सभाओं में जिस तरह का वो अब इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह के नैरेटिव्स का इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे लगता है वो बहिरागत गुंडा पार्टी, बहिरागत, वो इस तरह की चीज़ें। और जबकि वो जो एक बड़ी आबादी है, जो एक बड़ी जनता है, वो तालियों के साथ जब बहिरागत, यानी जिनको ममता दीदी बहिरागत का आरोप लगा रही हैं या जिनको बहिरागत कह के इस बंगाल की राजनीति का हिस्सा मानने से इनकार कर रही हैं, उन लोगों के लिए जब जनता उठकर ताली बजा रही है, जब सभाओं में खड़े हो रही है, तो ये लगता है कि ये मुद्दा नहीं है। उसके बाद फिर वो जाकर चंडी पाठ करती हैं, फिर महेश्वर भी पाठ करती हैं और फिर बीच में विष्णु भगवान या भगवान हरि का नाम लेते हैं। लगातार वो लगता है कि जैसे कोई एक रणनीति जो हमको अभी नहीं दिख रही है। हो सकता है कि ममता दीदी के पास उसका कोई एक बहुत बड़ा आधार होगा, या उनके जो थिंक टैंक है, जो उनका रणनीति जो तैयार कर रहा है, उसने कुछ सोचा होगा। क्योंकि आज भी यहाँ जब मंच से शुभेंदु ने कहा कि वो जब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती हैं तो तब कोई बात नहीं, लेकिन वो चंडी पाठ गलत करती हैं, वो उनको चंडी पाठ वो गलत क्यों करती हैं, वो उसको जानबूझ के गलत करती हैं क्या? इस तरह की चीज़ें जब आप मंच पर से सुनते हैं तो वो भीड़ उनके साथ कनेक्ट हो रही है, और अगर वो तालियां बजा रही है तो लगता है कि वो जैसे इस बात से कन्विंस हो रहे हों। उसी तरह से ममता बनर्जी की भीड़ भी उनके पास है, ममता बनर्जी की ताकत उनके पास है, लेकिन वो उस ताकत को रिटेन करने की कोशिश में है। बीजेपी ने इस ताकत को गेन किया है, उसके पास इमोशनल वोट है, लेकिन जब ममता दीदी इमोशनल टच देने की कोशिश कर रही हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इमोशंस इसलिए नहीं हो पा रहा दिखता है, इस समय होता हुआ दिखता, क्योंकि 2 मई को जो नतीजे आएंगे वो ये तय करेंगे कि आखिर हुआ क्या और किस तरह के नारे को जनता ने स्वीकार किया और किस नेता की अपील को स्वीकार किया। जो ममता और मोदी के बीच की जंग हम लोग देख रहे हैं, और ये अब इसमें कोई मतलब किसी को संदेह नहीं है अगर वो ज़मीन पर आया हुआ है कि ये मोदी और ममता के बीच की जंग है। बाकी तमाम लोग, चूँकि रणनीतिक फैसले होते हैं, जैसे कि अब 6 से 7 लाख के बीच का अंतर 1 लाख का है, लेकिन अगर अधिकारी बंधु उस 1 लाख में से कुछ हज़ार वोट भी लेके आते हैं अपने साथ, तो 6 लाख वोट बीजेपी के पास इस पूरी लोकसभा में था। और इसी तरह से अगर यहाँ से जीता हुआ 67% वोट के साथ, उस समय जबकि शुभेंदु और टीएमसी पूरी ताकत के साथ थी, अगर हम उस को देखते हैं, 67% की जीत देखते हैं, 67% वोट के साथ था, तो अगर उस वोट में से 17 से 18% वोट भी लेकर आते हैं, शुभेंदु अगर लेके आता है, और उसके बाद बीजेपी का अगर 2019 का लोकसभा चुनाव का हम लोग आकलन मिलाते हैं, तो ये सीट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी ये ऐसी सीट हो सकती है जहां ममता बनर्जी को गच्चा भी खा सकती है उनकी रणनीति। लेकिन वो किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्होंने एक कॉकटेल सा तैयार कर दिया है। वो भगवाधारी गुंडा, वो उसके बाद यूपी का गुंडा, ये उनके लिए तो झूठा प्रधानमंत्री, झूठी पार्टी, झूठे वो, इस तरह के नारे। फिर उसके बाद बहिरागत, फिर उसके बाद और तरह की चाइना, बहुत हमको बीजेपी चाइना, इस तरह के नारों के साथ वो जिस तरह आ रही हैं, तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उनकी रणनीति बहुत गहरी हो जो आपको या हमको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि वो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनका कनेक्ट है, वो अकेली नेता हैं ममता बनर्जी जो इस समय अपनी पार्टी को अपने कंधों पर खींच रही हैं। अभिषेक बनर्जी की सभाओं को अगर आप देख लेंगे, उसकी भीड़ का आप आकलन कर लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी को उनसे कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ इसके अलावा कि ममता बनर्जी के वो भतीजे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए वो भाईपो हैं। एक ऐसे भाईपो जिस पर बहुत हर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा आरोप लगाती है। कल हम लोग कांति की रैली में जब देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वो लगातार जब भी दीदी बोलते हैं, अब उन्होंने उस दीदी शब्द के जो सार्काज्म उसमें होता है, उससे यहाँ की महिलाएं बहुत कनेक्ट करती हैं। अगर आप उस भीड़ को उस समय गौर करें, किसी कैमरे से आपको वो दिखे कि जब वो बोलते हैं दीदी ए दीदी,
तब उस जनता की तालियों की गड़गड़ाहट आप देखिए। ये उसी तरह का है जैसे कि ममता बनर्जी जब इन पार्टियों में मोदी को या योगी को जब भी कोशिश करती हैं, एक्यूज़ करती हैं, वो यूपी की कानून व्यवस्था की बात करती हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात पर भी आज बहुत इंपॉर्टेंट बहस हुई जब उन्होंने कहा यूपी में, बंगाल में सरकार आने के बाद 2 काम करेंगे, ये बीजेपी की सरकार 2 काम करेगी। एक तो सोनार बंगला बनाएगी, यानी एक बंगला सोनार बंगला, जो बंगाल है वो सोनार बंगाल बन जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे आप उनसे बात करें, उनके पास एक याद है, एक पूरी याद है, वो उसको याद रखते हैं, उस दौर को याद रखते हैं जब बंगाल हिंदुस्तान को आगे की तरफ ले जाता था, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो रिफॉर्म की बात हो, सोशल रिफॉर्म्स की बात हो, या फिर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात हो, चाहे वो अब कल मैं मिदनापुर के उस दरवाज़े पर भी देख रहा था जो बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज था, जिसमें पहली बार इस तरह मैंने देखा, बाकी कहीं आप हो सकता है कि आपने देखा हो, लेकिन मैंने पहली बार देखा, जबकि गेट के एक हिस्से पर जो 3 चित्र बने हुए थे, जो 3 महापुरुषों के फ़ोटो बने हुए थे, उसमें सबसे ऊपर आदि विद्रोही नजरुल इस्लाम थे, दूसरे चित्र में खुदीराम बोस थे, अमर शहीद, और तीसरे पर बापू थे। यानी उन्होंने ये कर्म बनाया कि एक आदि विद्रोही है जिसकी कविताओं ने बंगाल में आग भरी, जिसमें लोगों के अंदर एक जज्बा भरा, फिर उससे एक युवा निकलता है जो 17-18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमता है, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों पर मतलब गोली चलाता है कि इसलिए ताकि इस देश से गुलामी से मुक्त हो सके ये देश। और फिर महात्मा गांधी, जिन्होंने फिर अहिंसा को औजार बनाया, हालांकि उससे पहले 1908 में ये क्रांति की ज्वाला यहाँ से शुरू हो चुकी थी, चाहे वो अनुशीलन की हो। तो मैं इस बात को गौर कर रहा था कि उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो यहाँ 2 काम करेंगे, एक तो वो सोनार बांग्ला, जिसके साथ हर बंगला भाषी आदमी का एक रिश्ता जुड़ा हुआ, उसके सपनों में है, और हमेशा एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू के साथ एक सोसाइटी यहाँ है। बहुत अरसे तक हम भद्रलोक का जिक्र सुनते रहे, और अक्सर इस बात को दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ईजीली इसको इस्तेमाल करते हैं। भद्रलोक एक ऐसा लोक बन गया है जो कल्पना लोक की तरह के यहाँ है, लेकिन वो आपको जब भी आप कहेंगे वो तय करता है, वो डिसाइड करता है, वो करता है, लेकिन जब आप गाँव में जाते हैं तो शायद उसका अस्तित्व आपको कहीं दिखाई नहीं देता उस तरह से। वो उसी हिस्से में है जो बंगाल, कोलकाता या उसके हिस्से को हम लोग कहते हैं। वहाँ आज भी बीजेपी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। वहाँ अगर हम लोग पूरे इसके बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ जो माइग्रेट किए हुए लोग हैं, जो यहाँ आए हुए लोग हैं, जो उस दौर में जब बंगाल इस देश का औद्योगिक कारखानों का केंद्र था, उस वक्त के आए हुए लोग हैं, उस समय शिफ्ट किए हुए लोग हैं, जो मजदूरी की तलाश में आए, फिर यहीं आकर बस गए, या फिर दूसरे धंधों की तरह उस समय अंग्रेज़ों के साथ सेवाओं में आए, बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोग आज बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ चूँकि ममता दीदी ने जब उनको हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया तो तब उनसे बांकुड़ा में ये सवाल भी किया उन्होंने कि आपने हमको अलग कर दिया, आपने इसमें, क्योंकि ये ममता दीदी की इस चीज़ को शायद उस वोट बैंक को ये अपना नैरेटिव जोड़ते हुए मुश्किल पेश आई होगी। अब ममता बनर्जी जो नई राजनीति की बात कर रही हैं, जो नया समीकरण दे रही हैं, उसमें वो फिर वही, अगर उनका कार्ड देखेंगे तो वही कार्ड है जो बीजेपी के पास, उससे उसी कार्ड में उनसे बेहतर देने वाली योजनाएं आ गई हैं, जिसमें सिर्फ फ्रीबीज़ हैं जो सिर्फ उनको देने की कोशिश की जा रही, जनता के बड़े हिस्से को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में जो हम आज नंदीग्राम की चीज़ देख रहे थे, 30 तारीख को ये जब ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने होंगे, ये दोनों के रोड शो होंगे, उस वक्त भी शायद हम नंदीग्राम के 2 मई के नतीजे को शायद कुछ समझने की कोशिश करें। अभी आज की दिन में काफ़ी ताकतवर लड़ाई है, और अब मैं इस मंच से बस इतना ही, आपसे फिर बात करते हैं। नमस्कार।